वेलकम इन स्टडी टाइम्स। आई एम प्रोफेसर मुजफ्फर अली और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू को ड्राइव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखें, एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप है। इसको हम यूँ कह सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, इसमें जो वर्ड रेट आया है ये जस्ट लाइक जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं स्पीड। तो स्पीड में एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में रेट क्या है? तो केमिस्ट्री में बेटा रेट जो है वो दरअसल केमिस्ट्री में रेट हम उस वक्त यूज करते हैं जब रेट कंसंट्रेशन चेंज हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम फॉर कंसंट्रेशन चेंज। यानी कितने टाइम में कंसंट्रेशन का चेंज आ गया, इसको हम रेट कहते हैं। तो रेट के लिए हम नॉर्मली एक सिंबल यूज करते हैं dx ओवर dt। यहाँ dx जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन है, और dt जो है वो चेंज इन टाइम है, जिस टाइम में कंसंट्रेशन का चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, तो उसमें जो रेट है वो हम फिजिक्स की तरह आसानी से नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वहाँ चीज़ें ऑब्जर्वेबल होती हैं, लिहाजा चीज़ों हमें यहाँ नज़र नहीं आती। तो हम जब रेट फाइंड करते हैं तो फिर उसको केमिकली या फिजिकली कुछ ऐसे मेथड हैं जिनकी मदद से हम रेट फाइंड करते हैं। इसके आगे मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट इंक्रीज करेगा किसके हिसाब से? एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस को हम इन अदर वर्ड्स कंसंट्रेशन चेंज भी कह सकते हैं या कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मास का पर्पस क्यों दिया गया है कि एक्टिव मास इज इक्वल टू, बेसिकली मैंने क्या बताया कि द एक्चुअल नंबर ऑफ particles taking part in the reaction में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सल्यूट के जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनकी क्वांटिटी को हम एक्टिव मास से डिनोट करते हैं। तो लिहाजा अब हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करना है जिसको हम एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, केसी से, और उसकी मदद से हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे एक आर्बिट्री रिएक्शन के लिए। ये आर्बिट्री रिएक्शन क्या है? एक फर्जी रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं रिवर्सिबली, और इसको हम डिनोट कर देते हैं सी और डी से। इसमें जो स्मॉल लेटर्स में ए और बी लिखे या स्मॉल लेटर में सी और डी लिखे, ये दरअसल इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी के कोफिशिएंट्स हैं।
या इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ए बी सी डी आर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स of reactants A, B, C and D respectively। यहाँ पर ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप ध्यान में रखें कि इसमें एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे एरो है वो रिवर्स डायरेक्शन को या बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को नॉर्मली हम F से डिनोट कर देते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन को नॉर्मली हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम रेट फाइंड करें तो इसमें रेट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to concentration of A to the power A, concentration of B to the power B के इक्वल प्रोपोर्शनल होगा। इसमें जो ये सिंबल आप देख रहे हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में लिखा हुआ है, ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है A और B की कंसंट्रेशन को, जिसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो कोफिशिएंट्स हैं स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी, ये हमने यहाँ पावर में मेंशन कर दिए। तो अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल टू के इक्वल लिखूं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करके तो हमें कोई कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट होता है हम उसको के एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी के इक्वल आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड हो तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगी। आप यूं समझ लें जिस तरह ए और बी मिलकर सी और डी बनाते हैं, इस तरह सी और डी मिलकर ए और बी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी ले लेंगे सी रेज टू द पावर स्मॉल सी एंड डी रेज टू द पावर स्मॉल डी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम इक्वल टू से रिप्लेस करें तो ये इक्वल हो जाएगा के बी रेज टू द पावर c रेज टू द पावर c एंड d रेज टू द पावर d। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, देखें एक्सप्रेशन ऑफ केसी में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में जब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। ये कब होगा? एट इक्विलिब्रियम। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड किया है कि एफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 में देखें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी सी रेज टू द पावर सी एंड डी रेज टू द पावर डी के। अब इस एक्सप्रेशन में के एफ और के बी क्योंकि कांस्टेंट है तो हम ये चाहते हैं कि के एफ और के बी को एक साइड पे कर दें। उसका तरीका ये है कि आप इसको इस तरफ ले आए तो ये के एफ जो है वो के बी से डिवाइड हो जाएगा और ए और बी को आप राइट साइड पे डिवाइड कर दें तो सी रेज टू द पावर सी एंड डी रेज टू द पावर डी के इक्वल हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा ए रेज टू द पावर ए
एंड बी रेज टू द पावर बी के। नाउ अब के एफ और के बी दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट जो है वो हमेशा याद रखें कि एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या रिप्लेस किए जा सकते हैं, और इसको हम के सी के इक्वल लिख सकते हैं। यानी के एफ अपॉन के बी जो है उसको लिखा जा सकता है के सी के इक्वल। तो के एफ अपॉन के बी को के सी से रिप्लेस कर दें। तो जब आप इन दो कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो याद रखें कि सी जो है वो इक्वल हो जाएगा सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी ओवर ए रेज टू द पावर ए एंड बी रेज टू द पावर। तो एक्चुअल इक्वेशन में आपको पता है सी और डी तो प्रोडक्ट थे, ए और बी रिएक्टेंट थे, लिहाजा हम के सी को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि के सी जो है वो एक कांस्टेंट है, और सी जो है यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सी या रिप्रेजेंट करता है जब हमने इस रेशो में वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिया हो। तो ये सी जो है वो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पे हर रिएक्टेंट की हमने कंसंट्रेशन ली हुई है, लिहाजा के सी जो है वो एक रेशो है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का। इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये केसी की वैल्यू भी वेरी कर जाएगी। तो ये केसी एक इक्विलिब्रियम, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ का यूज आप वहां करते हैं जहां आपने किसी इक्विलिब्रियम में मौजूद रिएक्शन के लिए डायरेक्शन को डिटरमिन करना हो। अब यहाँ डायरेक्शन से क्या बुला देखें, इसमें इस रिएक्शन में दो डायरेक्शन दी हुई, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो अब ये जब इक्विलिब्रियम रीच नहीं करता, सपोज करें कि अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब तक कि इसको डिटरमिन ना किया जाए। तो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज की है क्यूसी। तो इस ग्राफ में क्या दिखाया गया, इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि हमने वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिए इन टर्म्स ऑफ मोल एंड मोल पर डीएम क्यूब, और वाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन उस टाइम पर ड्रॉ की गई है जिस पर ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ गए। इस वर्टिकल लाइन से पहले ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इस वर्टिकल लाइन के बाद ये दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ गए। तो यहाँ QC जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये QC मैथमेटिकली तो KC के इक्वल ही है, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो उनका जो रेशो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जिस तरह हमने केसी का फार्मूला ड्राइव किया, तो केसी का फार्मूला ड्राइव करते वक्त जो वैल्यूज हमने कंसिडरेशन सी डी ए बी की ली थी वो इक्विलिब्रियम पर थी, लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उस रेशो को हम केसी के बजाय क्यूसी से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्यू स्टैंड फॉर कोशेंट की, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट भी रेशो है और केसी भी रेशो है, लेकिन केसी के इक्वल आप जब लेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर हम उसको क्यूसी के इक्वल लेंगे। तो ये रेशो तो सेम हो गया। अब जब मैंने जैसे कि बताया कि ये क्यूसी जो है या इक्विलिब्रियम पे रीच करने की कोशिश करेगा, तो इसमें ये जो ग्राफ है ये सी और डी की कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज करें कि इनिशियली सी और डी की कंसंट्रेशन यहाँ पर है और ए और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर है। तो जब ए और बी कंज्यूम होंगे इनटू प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इन दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे। जब रेट इक्वल हो जाए, जिस टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाए उस टाइम को हम कहेंगे टाइम एट इक्विलिब्रियम। इस टाइम पर, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेंशन करती है कि अब ए और बी और सी और डी की कंसिडरेशन कांस्टेंट हो चुकी है। नाउ तो हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि इस लाइन से बिफोर क्यू सी अगर लेस देन के सी है तो इसका मतलब ये होगा कि अप्रोच करेगा के सी के बराबर में। एक्चुअली हम यहाँ क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन। तो उसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कि अगर क्यू सी की वैल्यू लेस देन के सी है तो क्यू सी अप्रोच करेगा ताकि के सी के इक्वल आ जाए, और उस क्यू सी की वैल्यू जब कम होगी जब ए सी और डी की क्वांटिटी जो है वो कम हो और ए और बी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि क्यू सी लेस देन के सी में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेस देन यानी कि आप क्यू सी को लेस देन अगर के सी करना चाह रहे हैं तो के सी से कम होने की वजह से क्यू सी अप्रोच करेगा ताकि वो वैल्यू जो है वो के सी के इक्वल आ जाए। तो ये के सी के इक्वल जब ही हो सकती है जब सी और डी की क्वांटिटी बढ़े और ए और बी की क्वांटिटी कम हो। तो ये उस वक्त होगा जब रिएक्शन जो है वो मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर क्यू सी लेस देन के सी है तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड। यानी कि ए और बी सी और डी की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। नाउ सिमिलरली अगर केस 2 में आप देखें कि क्यू सी ग्रेटर देन के सी, तो ये ग्रेटर कब होगा, जब सी और डी की वैल्यू ज्यादा होगी और ए और बी की वैल्यू कम होगी। तो अब जब ये कम होगी तो उस सूरत में सी और डी अपनी वैल्यूज को कम करेंगे ताकि वो के सी के इक्वल आ सके। ये जब होगा जब रिएक्शन जो है वो मूव करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन, पीछे की तरफ। तो ये ध्यान में रखें कि अगर क्यू सी ग्रेटर है के सी से तो फिर रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो सी और डी से ए और बी की तरफ होगी, यानी कि रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा होगा। तो बाज दफा ये इसमें बैकवर्ड की जगह लेफ्ट साइड भी लिख देते हैं और इसको फॉरवर्ड की जगह जो है वो राइट साइड भी लिख दिया जाता है। तो कुछ भी लिख दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जहन में ये बात रहे कि ये कब होगा, राइट साइड पे कब मूव करेगा, जब क्यू सी लेस देन के सी हो। लेफ्ट साइड पे कब होगा, जब क्यू सी ग्रेटर देन के सी हो। और क्यू सी अगर इक्वल टू के सी है, देखें अगर क्यू सी इक्वल टू के सी हो जाए तो उस सूरत में रिएक्शन को आगे या पीछे मूव करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो एट इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसमें इसके एक और यूज़ की तरफ जाएंगे। आप कोशिश करें कि हमारे लेक्चर को देखें, समझें, और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद इसके बारे में आगाही देंगे। ओके फाइन।